हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट सम पर हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक, आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला पार्ट आज फिनिश करेंगे। अब इसमें एक ही चीज बच गई है डिस्कस करने के लिए, उसको आज हम लोग देख लेते हैं। एक आइडेंटिटी कह लीजिए या इसको एक फॉर्मूला कह लीजिए, एंड इसको हमको डायरेक्टली याद रखना होगा, है ना। इसको एज अ फॉर्मूला, एज अ आइडेंटिटी आपको इसको याद रखना होगा। इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे एंड इस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट ये जो एक्सप्रेशन हम लिखने जा रहे हैं इसको एज अ फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3/n and so on up till greatest integer of x plus n minus 1/n। इसकी जो वैल्यू होगी दिस विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इंटू x। देखिए एक्सप्रेशन एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3/n, ऐसे करते हुए जैसे 3/n, ये है ना पैटर्न देख सकते हैं, ये 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। लास्ट टर्म है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n माइनस 1/n। इसकी जो वैल्यू होगी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर n इंटू x के बराबर होगी, जहां पर ये जो x है ये एक रियल नंबर है एंड ये जो स्मॉल n हमने लिखा है ये एक नेचुरल नंबर है। जो x है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, रैशनल, ये कुछ भी हो सकता है। दिस इज एनी रियल नंबर, बट ये जो n लिखा है स्मॉल n ये आपका नेचुरल नंबर है। ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसा ही हो सकता है। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डायरेक्टली इसको एज अ फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एंड देन उसके बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे लिखा गया, इसका प्रूफ एक बार देखेंगे एंड देन इस पर बेस्ड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो जैसे सपोज एक क्वेश्चन हमको गिवन है, सिग्मा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3 प्लस r अपॉन 100 where r goes from 0 to 99। ठीक, अब एक दिन ये सिग्मा वाली बात उन्होंने क्लास में डिस्कस करी थी। सिग्मा का मतलब क्या होता है ना, ये इसका लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। तो r की वैल्यू हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे एंड इंटीग्रल वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। तो r को एक बार 0 पुट करेंगे, देन 1 2 3 ऐसे कहां तक 99 तक पुट करेंगे एंड सिग्मा स्टैंड्स फॉर एडिशन। तो जितने टर्म्स मिलेंगे उन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, हमको इसका आंसर फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो एक बार सिग्मा पहले एक्सपैंड करते हैं। तो r को 0 पुट करेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा 1/3, है ना। 0/100 है तो 0 ही हो गया। फिर r को आप 1 पुट करेंगे तो 1/3 प्लस 1/100। फिर r को आप नेक्स्ट 2 पुट करेंगे तो 1/3 प्लस 2/100। फिर नेक्स्ट 1/3 प्लस 3/100, ऐसे ऐड करते चले जाएंगे, सारे टर्म्स लिखते चले जाएंगे। 0 फिर 1 फिर 2 3 4 5 ऐसे कहां तक पुट करेंगे 99 तक। तो सेकेंड लास्ट टर्म जो होगा वो ऐसा कुछ होगा 98/100 एंड लास्ट वाला टर्म हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3 प्लस 99/100। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं ना। अब पहले देखा जाए कि क्या ये इस फॉर्मूले में एप्लीकेबल है, क्या ये एग्जैक्टली इस पैटर्न में है जैसा हमारा फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए क्या हम यहाँ पर ये कह दें कि इस क्वेश्चन में x को लिया गया है 1/3
एंड जो n है इसको लिया गया है 100। चलिए एक बार देखा जाए, x को ले लीजिए 1/3 और n को ले लीजिए 100। x कोई भी रियल नंबर हो सकता था और n नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो 1/3 प्लस 1/100, फिर 1/3 प्लस 2/100, 1/3 प्लस 3/100। एंड इस फॉर्मूले में जो लास्ट टर्म है वो क्या होना चाहिए, आपने जो भी n लिया है तो ये n तक नहीं जा रहा, ध्यान रखेंगे, गलती करते हैं, ये n-1 तक ही जाएगा, है ना। 3/100, 4/100, तो जैसे n को हमने 100 लिया है तो 3/100, 4/100 ऐसे करते हुए n-1 कितना हो गया 99, तो ये केवल 99/100 तक जाना चाहिए एज पर दिस फॉर्मूला, है ना। अगर हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमको ऐसा पैटर्न दिखना चाहिए, ठीक, हमको इस तरीके का सीक्वेंस दिखना चाहिए ऐसा। तो वैसा हमको दिख रहा है। इसी में अगर हम x को 1/3 ले लें एंड स्मॉल n जो है उसको अगर हम 100 ले लें तो हमको ये दिख रहा है कि ये एग्जैक्टली सेम उसी पैटर्न में आ गया। तो एज पर फॉर्मूला इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इंटू एक्स। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इंटू एक्स, ठीक। तो 100/3 ये 33 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 33 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये इसका आंसर हो गया। अब अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो भी हम लोग इसको कर पाते, बट ये फिर टाइम टेकिंग हो जाता है ना, थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता है कि क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, देन उसको ऐड कर सकते थे बट टाइम लगता। बट अगर हमको ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला अगर हमको पता है तो बस सीधे हमने देखा कि ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और फॉर्मूले से हमको पता है कि भाई इसका जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर n इंटू एक्स के बराबर आ जाएगा। तो n इंटू n हमने लिया था 100, इस फॉर्मूले में से देख करके हमको समझ में आ गया ना, कंपेयर कर रहे थे तो हमको समझ में आया कि यहाँ पर n को लिया गया है 100 एंड x को लिया गया है 1/3, तो n इंटू एक्स, तो ये बन गया 33.33 ऐसा कुछ आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 33 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 33। तो पहले तो अभी हमको, है ना, फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये आंसर है। तो पहले तो हमको इसका डायरेक्ट एकदम एप्लीकेशन क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मूला कहीं क्वेश्चन में हमको ऐसा फॉर्म दिख रहा है तो हमको कैसे अप्लाई करना है, पहले तो हमको वो समझ में आना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद इसको हम लोग प्रूफ भी करके देखेंगे, बट पहले एक बार इसको कैसे अप्लाई किया गया वो आप देख लीजिए। इसमें डाउट है तो एक बार इतना पार्ट दोबारा सुन लेंगे, ठीक है। ओके, तो अब एक बार हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं। तब जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो अभी हम इसको जनरल n के लिए नहीं प्रूफ करेंगे, हम n की किसी स्पेसिफिक वैल्यू को लेकर के एक बार इसको प्रूफ करते हैं। तो आपको पहले तो समझ आएगा कि कैसे प्रूफ करना है ना, कैसे इसको प्रूफ किया गया है। तो लेट से अभी जो हम प्रूफ कर रहे हैं उसमें हम n को लेट से 2 ले लेते हैं, ठीक। तो n को जब आप 2 लेंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, 1/2 के बाद 2/2, 3/2 ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं। अगर आपने n को लिया है 2 तो आपका जो लास्ट टर्म है वो देखिए क्या होना चाहिए, 2 - 1, 1/2 तक ही आप जाएंगे, मतलब यही आपका लास्ट टर्म होगा। क्लियर है? इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इंटू एक्स, वेयर x इज अ रियल नंबर। एक बार 2 के लिए प्रूफ करके देखा जाए, फिर उसके बाद एक बार 3 के लिए प्रूफ करके देखेंगे, है ना। तो हमको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली किस तरीके से प्रूफ किया गया है। एंड जो प्रूफ है वो हम केवल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि प्रूफ का जो मेथड है उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, एंड वो बाकी क्वेश्चंस में हमको हेल्प करेगा, है ना। प्रूफ केवल इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो मेथड है, उसमें एक स्पेसिफिक चीज़ है जो हमको बाकी क्वेश्चंस में हेल्प करेगी, ठीक। तो चलिए एक बार इसका प्रूफ देखते हैं। तो पहले तो क्या कर रहे हैं उसको एक बार देखते हैं, फिर एंड में आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। नंबर लाइन पर मान लीजिए कहीं पर कोई इंटीजर है i, ठीक।
कोई इंटीजर अगर i है तो अगला इंटीजर क्या होगा, ऑब्वियसली i प्लस 1। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको प्रूफ करने के लिए इसको हम लोग दो पार्ट में प्रूफ कर पाएंगे। ठीक, केसेस बना के प्रूफ करेंगे। अब वो केसेस क्यों उस तरह से बनाए गए हैं, तो जब हम एक बार बना करके प्रोसीड करेंगे तब आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। ठीक, जैसे यहाँ पर हमको x प्लस हाफ या 2x ऐसा टर्म दिख रहा है, तो हमने क्या किया, इस इंटरवल को दो पार्ट में ब्रेक किया है। मतलब इसके जस्ट बीच में आएगा i प्लस हाफ। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, पहला केस हम बनाएंगे क्लोज्ड i से लेकर के ओपन i प्लस हाफ तक, और अगला केस बनाएंगे हम क्लोज्ड i प्लस हाफ से लेकर के ओपन i प्लस 1 तक। अब इस तरीके से केस क्यों बना रहे हैं, इसका क्या रीजन है, एक बार जब पूरा प्रोसीड करेंगे तो आपको क्लियर होगा। पहला केस हम कह रहे हैं कि हमने x को लिया किसी इंटीजर i से लेकर के ओपन i प्लस हाफ के बीच में। ठीक, अच्छा, x का इंटरवल हमको मिल गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हुए या इस एक्सप्रेशन को देखते हुए x प्लस हाफ का इंटरवल लिखा जाए एंड 2x का इंटरवल लिखा जाए। ठीक, x प्लस हाफ का इंटरवल क्या होगा, x प्लस हाफ। तो अगर x का इंटरवल सपोज अगर हमने ये माना है, क्यों माना है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ना, उसके लिए अभी बहुत परेशान नहीं होंगे, उसको भी नहीं सोचेंगे। अभी केवल देखते जाइए क्या किया गया है ना, क्यों कर रहे हैं उसको देखेंगे लास्ट में, हर चीज का रीजन है। बट जब एक बार प्रोसीड कर लेंगे तब हम आपको समझा पाएंगे कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम होती, या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था क्यों करने का। हमको x का इंटरवल मिल गया, यहाँ पे जितने टर्म्स हैं, जैसे हमने x के लिए एक इंटरवल अज्यूम कर लिया, अब बाकी जितने टर्म्स दिख रहे हैं इनका इंटरवल भी हमको यहीं से लिखना होगा। तो अगर हमको x प्लस हाफ का इंटरवल लिखना है तो इसी इनइक्वालिटी में हर जगह हाफ ऐड कर देते हैं, तो हाफ ऐड कर देंगे तो i प्लस हाफ, ये हो गया x प्लस हाफ, और ये हो गया, इसमें हाफ ऐड करेंगे तो i प्लस 1। ठीक, 2x चाहिए तो इसी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू आई, ये हो गया 2x, और ये हो गया 2i प्लस 1, ऐसा हो गया। ठीक, अब अगर हमको x का इंटरवल दिख रहा है या x प्लस हाफ का इंटरवल दिख रहा है या 2x का इंटरवल दिख रहा है, तो चलिए अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा जाए। मतलब इस इंटरवल को देखते हुए यहाँ से देखा जाए x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, यहाँ पे देखा जाए कि चलिए x प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, इसमें देखा जाए कि 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा। ठीक, तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये तो हमको पता ही है कि भाई अगर 0 से 1 के बीच में वैल्यू है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, 1 से 2 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, कोई वैल्यू 2 से 3 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। तो इसी को अगर हम जैसे जनरलाइज करेंगे, कहीं पर कोई इंटीजर अगर i है और अगला इंटीजर i प्लस 1 है ना, जैसे 0 1 कह लीजिए या 1 2 कह लीजिए या 2 3 कह लीजिए, है ना, ये i तो ये i प्लस 1, ये i तो ये i प्लस 1, है ना। तो किसी भी i से, है ना, किसी भी इंटीजर i से i प्लस 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i बन जाएगा। जैसे आप कह दीजिए कि ये अगर i है और ये i प्लस 1 है, तो इसके बीच में अगर कोई वैल्यू है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बनेगा ना, जिसको आपने i कहा है, या 2 से 3 कहीं पर भी ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर आप इसको i कह रहे हैं तो ये आपका i प्लस 1 हो गया, तो i से i प्लस 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, i के बराबर। पहली बात क्लियर होनी चाहिए। तो x का इंटरवल देखिए i से i प्लस हाफ, अब देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये i है और अगला इंटीजर i प्लस 1 है। तो इस पूरे इंटरवल में चाहे i से i प्लस हाफ, चाहे इसके बीच में कहीं पर भी कोई भी अगर हम x लेंगे जो कि इस इंटरवल में है, किसी इंटीजर से अगले इंटीजर के बीच में, 2 से 3 कह लीजिए, चाहे 3 से 4 कह लीजिए, चाहे 4 से 5 कह लीजिए, चाहे 100 से 101 कह लीजिए, है ना, किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में अगर कोई x लाई करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, ये वाला इंटीजर, उसका जो लेफ्ट वाला इंटीजर। जैसे 4 से 5 के बीच में कोई वैल्यू अगर कहीं पर भी है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा। 100 से 101 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 आएगा, है ना। 500 से 501 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 500 आएगा। ठीक, ये वाली बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए x का इंटरवल क्या दिख रहा है, i से i प्लस हाफ, i से i प्लस हाफ, मतलब इसी इंटरवल में भी है।
तो इस इंटरवल में भी है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा, आई ही बनेगा ना भाई। आप ऐसे सोचिए कि ये आपका नंबर लाइन हो गया, इधर माइनस इन्फिनाइट है, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं इंटीजर्स, वैल्यू यहाँ है, तो माइनस इन्फिनाइट से यहां तक के बीच का सबसे बड़ा इंटीजर आपको क्या दिखाई देगा, आई ही तो दिखाई देगा। तो अगर कोई वैल्यू यहां पर है इन दोनों के आई और आई प्लस हाफ के बीच में, एक्स का इंटरवल देखिए, एक्स का इंटरवल है आई से आई प्लस हाफ, तो अगर कोई वैल्यू आई से आई प्लस हाफ के बीच में अगर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो माइनस इन्फिनाइट से यहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर हमको क्या मिलेगा, आई, है ना। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया वो होना चाहिए आई। ठीक, नेक्स्ट देखिए x प्लस हाफ, x प्लस हाफ का इंटरवल देखिए कहां से कहां है, तो i प्लस हाफ से लेकर के i प्लस वन, i प्लस हाफ से i प्लस वन, इसके बीच में। ठीक, अब अगर कोई वैल्यू यहां भी है तो माइनस इन्फिनाइट से यहां के बीच का सबसे बड़ा इंटीजर क्या आएगा, i प्लस हाफ नहीं, i प्लस हाफ इंटीजर थोड़े ना हुआ। मान लीजिए ये 4 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 4.5 है, i प्लस हाफ, तो हम आपसे कह रहे हैं कि 4.5 और 5 के बीच में कोई वैल्यू है, 4.6 है, 4.7 है, तो 4.6 या 4.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये थोड़ा ना होगा यार, 4.6 या 4.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो 4 ही बनेगा ना भाई। अभी आप जब तक किसी इंटीजर से अगले इंटीजर के बीच में आप कहीं पर भी रहेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो उसका लेफ्ट वाला इंटीजर ही आएगा, आ ही बनेगा। तो अगर वैल्यू आई प्लस हाफ से, ऐसे समझिए 4.5 से 5 के बीच में भी अगर कोई वैल्यू होती तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 4 ही तो कहते, है ना। तो अगर कोई वैल्यू i प्लस हाफ से i प्लस वन के भी बीच में है, x प्लस हाफ, इसका इंटरवल कहां से कहां आ रहा है, i प्लस हाफ से i प्लस वन के बीच में भी अगर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i ही बनेगा। तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो i ही बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक, अब 2x देखते हैं। तो 2x का इंटरवल क्या आ रहा है, 2i से लेकर के 2i प्लस वन ऐसा आ रहा है। ठीक है, अच्छा i तो इंटीजर है भाई, i तो इंटीजर है ना, तो 2i भी कोई इंटीजर होगा, तो नंबर लाइन पे i हो गया, 2i कहीं आगे जाकर के आएगा, मान लीजिए 2i कहीं आगे बना, इसके बाद अगला इंटीजर क्या बनेगा, तो 2i प्लस वन बनेगा भाई। नंबर लाइन पे i होगा, अगला इंटीजर i प्लस वन होगा, फिर कहीं आगे जाके 2i, मान लीजिए i की वैल्यू 10 है तो ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, तो 2 into 10 होता है 20 कहीं आगे जाके बनेगा, और फिर अगला इंटीजर फिर 21 होगा, है ना, 2i प्लस वन। तो अब 2x का इंटरवल हमको क्या दिख रहा है, 2i से 2i प्लस वन, तो 2x का इंटरवल हमको दिख रहा है 2i, ये भी इंटीजर है ना, इस इंटीजर से अगले इंटीजर के बीच में अगर कोई भी वैल्यू है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका जस्ट पहले वाला इंटीजर बनेगा। या यूं कह लीजिए कि भाई माइनस इन्फिनाइट से यहां तक के बीच में, माइनस इन्फिनाइट से यहां तक के बीच में सबसे बड़ा इंटीजर आपको क्या दिखाई देगा, तो हमको जो सबसे बड़ा इंटीजर दिखाई देगा वो होगा 2i, है ना। एकदम क्लियर होना चाहिए, कहीं भी प्रॉब्लम है पॉज करिए वीडियो, बैक जाइए, दोबारा सुनिए, सिंपल सी चीज है, कुछ बहुत खास है नहीं, है ना, बस केसेस बना रहे हैं एंड जो भी वैल्यूज आ रही है उसका इंटरवल देखते हुए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देख रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर एकदम बेसिक उसका क्लियर है तो इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम किसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे लिख रहे हैं। माइनस इन्फिनाइट से यहां तक के बीच का सबसे बड़ा इंटीजर 2i, है ना, तो अगर कोई वैल्यू 2i से 2i प्लस वन के भी बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 2i, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा 2i। ठीक, अब देखा जाए LHS की वैल्यू क्या आ रही है। LHS में आपने लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका बन गया है i एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ भी बन गया है i। तो LHS में आपको वैल्यू मिल रही है i प्लस i यानी कि 2i। ठीक, RHS देखते हैं। RHS में कौन सा टर्म है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x की वैल्यू क्या आ गई, ये भी आ गया 2i। क्या LHS RHS बराबर हो गया, बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी हमने जो पहला केस बनाया, जो हमने पहला केस अज्यूम किया कि x i से i प्लस हाफ के बीच में अगर लाई कर रहा है तो इतने पार्ट के लिए ये एक्सप्रेशन हमने वेरीफाई कर लिया कि ये ट्रू है भाई, है ना, क्योंकि इतने पार्ट के लिए अभी हमने केवल इतने पार्ट के लिए प्रूफ किया है। किसी इंटीजर i से i प्लस हाफ के लिए ओपन i प्लस हाफ, क्लोज्ड i से ओपन i प्लस हाफ के लिए हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा भाई हमने ये अज्यूम किया था
अब इसी x को मानते हुए हमने x प्लस हाफ लिख दिया, इसी x के करस्पॉन्डिंग हमने 2x लिख दिया, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर देख लिया, LHS RHS देख लिया, बराबर आ गया। तो हम ये कह पा रहे हैं कि इतने पार्ट में अब हमारा जो फॉर्मूला है वो वेरीफाई हो गया है। अब हमने वेरीफाई कर लिया है कि यस दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल, कौन सा इंटरवल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड आई से ओपन आई प्लस हाफ के बीच में। इतने इंटरवल में हम वेरीफाई कर लिए कि हमारा ये एक्सप्रेशन ट्रू है, क्योंकि LHS RHS बराबर आ गया। ठीक, अब सेम यही काम एक बार अगले इंटरवल के लिए किया जाए। इसके बाद देखेंगे कि इससे हम कैसे इसको प्रूव कर पा रहे हैं। अगला जो हम केस बनाएंगे, सेकेंड केस, वो हम x को लेंगे i प्लस हाफ, क्लोज्ड i प्लस हाफ से लेकर के ओपन i प्लस 1 के बीच में। ठीक, ये हमारा x हो गया। फिर से एग्जैक्टली सेम काम, x का इंटरवल लिख लिया हमने, अज्यूम किया है। अब इसी x से x प्लस हाफ फाइंड करेंगे, इसी x से 2x फाइंड करेंगे जैसे पिछले केस में किया था, एंड देन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे। तो अभी इसी x में पहले तो क्या किया जाए, हाफ ऐड कर देते हैं। हाफ ऐड करेंगे तो हो गया i प्लस 1, हो जाएगा i प्लस 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, i प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2i प्लस 1 क्लोज्ड, ये हो गया 2x, ये हो जाएगा 2i प्लस 2। ठीक, अब हर केस में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा जाए। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x देखा जाए। ठीक, हमको विजिबल होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ देखा जाए, एंड यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x देखा जाए। चलिए अब एक बार खुद से देखिए कि क्या जो इंटरवल हमको दिख रहा है x का या x प्लस हाफ का या 2x का जो भी इंटरवल आ रहा है, क्या इसको देख करके आप खुद से क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर बन रहा है उसकी वैल्यू लिख पा रहे हैं। एक बार खुद से चलिए ट्राई करिए, जैसे हमने पिछले केस में देखा। आपको बस देख लेना है कि ये जो वैल्यू है ये कौन से इंटीजर और कौन से इंटीजर के बीच में है, कौन सा i और कौन से i प्लस 1 के बीच में। किसी जिस भी दो इंटीजर के बीच में होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर बनेगा ना। उसका रीजन भी हमको क्लियर होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे डिफाइन किया था कि माइनस इनफिनाइट से वहां तक के बीच का, इंक्लूडिंग दैट वैल्यू, वहां तक के बीच का सबसे बड़ा इंटीजर। ठीक, चलिए तो अब x आ गया i प्लस हाफ से i प्लस 1 के बीच में, मतलब यहां आ गया i प्लस हाफ से i प्लस 1 के बीच में। तो अगर i प्लस हाफ से i प्लस 1 के भी बीच में अगर कहीं पर भी होगा तो भी, अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, तो भी यहां तक का माइनस इनफिनाइट से यहां तक के बीच का सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, i ही होगा, है ना। तो इसकी वैल्यू अगेन i होगी। अच्छा, x प्लस हाफ देखते हैं। अब देखिए i प्लस 1 एक इंटीजर हो गया, इसके बाद अगला इंटीजर आपका आएगा i प्लस 2। ठीक, और i प्लस 1 प्लस हाफ, i प्लस 1 प्लस हाफ इसके एग्जैक्टली बीच में आएगा। ये वैल्यू हो गई i प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस हाफ। ठीक, तो ये जो x प्लस हाफ है इसका इंटरवल देखिए कहां से कहां है, i प्लस 1 से लेकर के एंड i प्लस 1 प्लस हाफ, मतलब यहां पर। ठीक, कहने का मतलब मान लीजिए अगर इसको i को 4 लिया है तो ये आपका 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया, ये आपका 5.5 हो गया। तो x प्लस हाफ का इंटरवल दिख रहा है कुछ 5 से 5.5 के बीच में, i प्लस 1 से लेकर के i प्लस 1 प्लस 0.5 के बीच में। तो अगेन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i प्लस 1 बनेगा, क्योंकि माइनस इनफिनाइट से यहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर, यहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर हमको क्या मिलेगा, i प्लस 1, है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी i प्लस 1 ऐसे। ठीक है, इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x देखते हैं। तो जैसे नंबर लाइन पर i है, i प्लस 1 है, फिर आगे जाकर के इसी नंबर लाइन में कहीं आगे जाकर के 2i बनेगा, फिर अगला इंटीजर 2i प्लस 1 बनेगा, फिर अगला इंटीजर 2i प्लस 2 बनेगा। तो
2x का इंटरवल कहां से कहां रहा है, 2i+1 से 2i+2, मतलब इस इंटीजर से इस इंटीजर के बीच में, 2i+1 से 2i+2 के बीच में कहीं पर लाई कर रहा है ये वाला टर्म 2x। तो 2x अगर यहां कहीं लाई करेगा तो अगेन माइनस इन्फिनाइट से यहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर हमको क्या दिखाई देगा, 2i+1, ठीक, 2i+1। तो ये हो गया 2i+1, क्लियर हो गया, दिखाई दे रहा है, ठीक। तो अब LHS देखा जाए, RHS देखा जाए। LHS कितना हुआ, LHS हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ, तो कितना आ गया 2i+1। और RHS देखा जाए, RHS हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, कितना आ गया 2i+1। क्या बराबर आ गया, क्या LHS RHS बराबर आ गया, ठीक। तो अब इसका मतलब जो हम लोगों ने सेकेंड केस बनाया इसमें भी वेरीफाई हो गया भाई, ये केस है ना, क्लोज्ड i+हाफ से ओपन i+1 के बीच में भी LHS RHS बराबर आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन ट्रू हो गई, ठीक। अब पहले तो एक बार अब वीडियो को यहां पॉज करके एक बार फिर से ना हो तो यहां तक का एक बार प्रोसीजर देख लीजिए। अब इसके बाद हम ये बताएंगे कि ऐसा करने से हम कैसे इसको पूरा प्रूव कर पा रहे हैं एंड हम ऐसे क्यों प्रोसीड कर रहे हैं, मतलब हमने ऐसा केसेस क्या सोच करके बनाए, वो दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले अभी आपको ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए, जो किया गया है क्या कर रहे हैं भी वो क्लियर होना चाहिए, फिर अब डिस्कस करेंगे क्यों कर रहे हैं। बट पहले एक बार प्रोसीजर देख लीजिए। केस जो बनाए अभी उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे कि केस क्यों बनाया, वो बताएंगे अभी। केस जो बनाया है उस केस में कैसे सॉल्व किया है, जो दूसरा केस बनाया है उसमें कैसे सॉल्व किया है, अभी के लिए बस इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो पहले इतना पार्ट देख लीजिए सब लोग, ठीक है। वीडियो को एक बार पॉज कर दीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, दोबारा सुनेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले एक बार इसको सुनिए। चलिए तो अब इसको एक बार देखते हैं कि ऐसा करने से कैसे ये पूरा प्रूव हुआ है ना। हमको इसको ओवरऑल प्रूव करना था, तो हमने इसको दो पार्ट में लेकर के प्रूव किया। उस दो पार्ट से हम कैसे कहेंगे कि दिस इज ऑलवेज ट्रू एंड ऐसा केस क्यों बनाया गया, ठीक। देखिए हमने इसको दो पार्ट में प्रूव किया है ना। हमने बोला कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसी इंटीजर i से लेके क्लोज्ड i से लेकर के ओपन i+हाफ तक ट्रू है। वेरीफाई कर लिया, प्रूफ कर दिया उन्होंने कि यहां पर होल्ड कर रहा है स्टेटमेंट, LHS RHS बराबर है। फिर हमने ये भी दिखा दिया कि क्लोज्ड i+हाफ से लेकर के ओपन i+1 तक जाएंगे तो भी ट्रू है, ये भी दिखा दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि ये इंटीजर हो गया i, ये हो गया i+1, बीच में कहीं है i+हाफ। आपने बोला कि यहां से लेकर के यहां तक भी ट्रू है एंड इसके बाद i+हाफ से i+1 में भी ट्रू है। तो यहां भी ट्रू है एंड यहां भी ट्रू है, दोनों जगह हमने प्रूफ कर दिया कि इस इंटरवल में भी ट्रू, इस इंटरवल में भी ट्रू। तो क्या हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये i से लेकर के इन दोनों में देखिए है ना, इसमें भी ट्रू हो रहा है एंड इसके बाद इसमें भी ट्रू हो रहा है, दोनों में ही ट्रू है। तो हम कह सकते हैं ना कि इस ओवरऑल पूरे इंटरवल में ट्रू हो गया। भाई इस इंटरवल में भी कोई चीज ट्रू है और अगले इंटरवल में भी ट्रू है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि फिर पूरे इंटरवल में ट्रू है, क्योंकि पूरे इंटरवल में यहां भी ट्रू है यहां भी ट्रू, तो पूरे इंटरवल में ट्रू हो गया, ठीक। तो पूरा इंटरवल अगर आप देखेंगे तो आप क्लोज्ड i से ओपन i+हाफ तक जा रहे हैं, ओपन है। फिर अगले में आपने i+हाफ को इंक्लूड कर ही लिया है, फिर यहां से यहां तक। तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, अगर हम दोनों को पूरा कंबाइन करेंगे तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्लोज्ड i से स्टार्ट होकर के और पूरा ओपन i+1 तक ट्रू है। क्या जो हम लोगों ने दो पार्ट में अलग अलग अभी प्रूफ किया है उन दोनों से अब हम ये कह सकते हैं क्या? पहले तो आपको ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए कि क्या जो हमने दो अलग अलग पार्ट में लेकर के प्रूफ किया है, दो अलग अलग केसेस बना के प्रूफ किया,
क्या इन दोनों केसेस से अब हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फॉर्मूला है, ये इस पूरे इंटरवल में होल्ड करेगा? एंड बहुत एकदम सिंपल लॉजिकल सी बात है कि भाई अगर इतनी दूर में भी ट्रू है और इतनी दूर में भी ट्रू है, तो हम ही कह सकते हैं कि भाई पूरे में ट्रू हो गया। भाई यहाँ भी ट्रू है ही और यहाँ भी ट्रू है ही, तो इस पूरे में ट्रू हो गया, है ना। i प्लस हाफ को यहाँ तो आप इंक्लूड नहीं कर रहे थे, बट अगले इंटरवल में आपने इंक्लूड कर ही लिया। तो जब पूरा यूनियन करेंगे, यूनियन ही कर रहे हैं बेसिकली, है ना, दोनों इंटरवल का यूनियन ही कर रहे हैं, पूरा मिला रहे हैं। तो जब यहां से यहां तक पूरा मिलाएंगे तो क्लोज्ड आई से लेकर के हमको ओपन i प्लस 1 तक मिल जाएगा। क्लोज्ड आई से आपने स्टार्ट किया और ओवरऑल अगर आप देखें तो आप ओपन i प्लस 1 तक गए हैं। तो अब पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि दोनों जो हम लोगों ने दो केसेस बना करके प्रूव किया है, अब इन दोनों को ओवरऑल हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इंटरवल क्लोज्ड i टू ओपन i प्लस 1, जहां पर i इंटीजर है। अब हमारा जो फॉर्मूला है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटी है, दिस इज ट्रू। हमने इसको प्रूव कर दिया कि भाई ये ट्रू हो गया, किसी भी क्लोज्ड आई से ओपन i प्लस 1 के बीच में ट्रू हो गया, ठीक। अच्छा, बट ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए था हर रियल नंबर के लिए। भाई यहाँ पर n को तो हमने 2 मान ही लिया, बट जो x था वो तो रियल नंबर है ना, x तो हर रियल नंबर, ये लिखा भी यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू r। तो अभी तो आपने x का एक स्पेसिफिक केस ही लिया है, अभी हमने इसको रियल नंबर के लिए थोड़ा ना प्रूफ किया है। अभी तो हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि पूरे रियल नंबर के लिए ट्रू, अभी तो बस हम केवल इतना कह पा रहे हैं कि भाई ये किसी इंटीजर i से लेकर के अगले इंटीजर i प्लस 1, क्लोज्ड i से ओपन i प्लस 1 के बीच में ट्रू होगा, ठीक। अभी हमको ये भी देखना है कि भाई ये हर रियल नंबर के लिए ट्रू आना चाहिए। तो अब हम यहां से ही कैसे कहेंगे कि ये पूरे रियल नंबर के लिए ट्रू हो गया? बेसिकली अगर हमने इतना प्रूफ कर दिया ना, तो इसका मतलब ये हर रियल नंबर के लिए ट्रू हो गया, मतलब इसमें और कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नाउ यहीं से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कैसे? इसका मतलब बेसिकली क्या है, देखिए, आपने बोला कि ये किसी इंटीजर i से i प्लस 1 के बीच में ट्रू है। तो मान लीजिए हमने बोला चलिए कोई भी इंटीजर ले सकते थे, भाई i तो कोई फिक्स नहीं था ना, हमने i तो नहीं लिया कि i 1 है 2 है 3, ऐसा i हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपने बोला कि अगर इसके लिए ट्रू हो गया तो हम कह देते हैं चलिए i को 0 लेते हैं, तो i को 0 लेंगे तो ऐसा जाएगा। तो आप कह रहे हैं इसके लिए ट्रू है, फिर हमने बोला चलिए i को 1 ले लेते हैं, तो i को 1 लेंगे तो अभी हो गया 1 से 2, तो इसके लिए भी ट्रू है, फिर i को 2 ले लेते हैं। भाई ये तो जनरल लिखा है ना, किसी भी इंटीजर i से अगले इंटीजर i प्लस 1 के लिए ट्रू हमने प्रूव कर दिया, किसी भी इंटीजर। हमने यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिया था कि i को 1 2 3, हमने जनरल इंटीजर i लिया, किसी भी इंटीजर से अगले इंटीजर के बीच में ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है। तो अब i की अलग अलग वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो ये 0 से 1 के बीच में भी ट्रू है, 1 से 2, 2 से 3, अगला 3 पुट कर लीजिए, 3 से 4, -1 पुट कर लीजिए, -2 पुट कर लीजिए, -3 पुट कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं क्या हो रहा है बेसिकली। अगर ये किसी इंटीजर i से i प्लस 1 के बीच में ट्रू है, तो अब जैसे भाई आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले सकते हैं ना, तो आप एक एक करके इंटीजर सारे पुट करना स्टार्ट करिए, 0 1 2 3, -1 -2 -3। तो अब आप कह रहे हैं कि नंबर लाइन पे देखिए क्या हो रहा है बेसिकली, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, है ना। अभी हम लोगों ने केवल -2 तक पुट किया, हम और पीछे केसेस पुट कर सकते हैं, बट क्या हो रहा है हमको समझ में आएगा इतने से। -2 से -1 के बीच में भी ट्रू हो गया, यहाँ भी ट्रू हो गया, फिर -1 से 0 में भी ट्रू हो गया, फिर 0 से 1 में भी ट्रू हो गया, फिर 1 से 2 में भी ट्रू हो गया, फिर 2 से 3 में भी ट्रू हो गया, फिर 3 से 4 में भी ट्रू हो गया। तो हर इंटरवल में ट्रू होता ही चला जा रहा है। तो अब जैसे जैसे आगे इंटीजर और पुट करते चले जाएंगे, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, हर जगह ट्रू होता चला जाएगा। और पीछे इंटीजर पुट करते जाइए तो -3 से -2, -4 से -3, -5 से -4, ये हर जगह ट्रू होता है। तो अब अगर इस हर इंटरवल में ट्रू हो गया, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, हर जगह ट्रू है, तो फिर हम देख पा रहे हैं कि भाई पूरी नंबर लाइन पे हर जगह ट्रू हो ही गया।
भाई हमने केवल प्रूफ किया किसी जनरल इंटीजर i से अगले i+1 के, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको समझ में आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सिंपल है। अगर आपने कह दिया कि कोई भी स्टेटमेंट किसी इंटीजर i से अगले इंटीजर के बीच में ट्रू हो गया, किसी जनरल इंटीजर i से अगले इंटीजर के बीच में, तो इसका मतलब वो हर रियल नंबर के लिए ट्रू हो ही गया। क्यों? क्योंकि i से i+1 में ट्रू है, तो मतलब 1 से 0 में, -1 से 0 में ट्रू, 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, हर इंटरवल में ट्रू होता चला जाएगा। वैसे ही नेगेटिव साइड में भी -2 से -1, -3 से -2, -4 से -3, -5 से -4, हर इंटरवल में इधर भी ट्रू होता चला जाएगा। तो इधर भी हर जगह ट्रू होता चला गया, इधर भी हर जगह ट्रू होता चला गया, तो पूरी नंबर लाइन पे तो ट्रू हो गया ना। मतलब अब हम x को कहीं भी लेंगे, हर x के लिए तो हमको ट्रू मिल ही जाएगा। अब x को कहीं भी लेंगे, हर x के लिए ट्रू आ ही जाएगा। ये ली बात समझ रहे? तो हम लोगों ने 2 पार्ट में प्रूफ किया, वहां से हम कह पाए कि इस पूरे इंटरवल में ट्रू है, और अगर i से i+1 में एक बार प्रूफ हो गया कि ये ट्रू है, तो फिर इसका मतलब ये पूरे रियल नंबर के लिए ट्रू हो गया। x बिलोंग्स टू r के लिए ही हमने प्रूफ कर दिया कि दिस इज ट्रू। ये ली बात कर रही, ठीक। तो पहली चीज तो ये कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि यहां से कैसे ये चीज प्रूव हुई, है ना। अब दूसरी चीज पर आते हैं कि क्यों ऐसे केसेस बनाए गए, क्यों हमने केस को ऐसे हाफ हाफ में ब्रेक किया, एंड यहां से हमको अब क्या चीज आगे के क्वेश्चंस के लिए भी, एक हमने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि एक हम लोग स्पेसिफिक चीज सीखेंगे यहाँ पर जो हमको आगे के क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगी। तो वो क्या चीज है उसको भी देखते हैं। अब हमने इसको हाफ हाफ के इंटरवल में क्यों ब्रेक किया, क्यों इस तरह से हमने प्रूफ किया, इसके पीछे क्या रीजन या क्या लॉजिक है, वो ये है। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए लेट से ये 4 है और मान लीजिए इधर 5 है, ठीक। तो हम लोगों ने जो केस बनाए थे वो ऐसे बनाए थे, 4 से 4.5, फिर 4.5 से 5, ऐसे बना, i से i+1/2, है ना। मान लीजिए ऐसा केस आप नहीं बनाते, है ना, आप केस मान लीजिए बना देते कि चलिए 4 से हम 4.5 तक क्यों बनाए, हम 4.6 तक बनाएंगे, ठीक। तो जैसे प्रूफ किया था वैसे एक बार चलते हैं। x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो आपने x माना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। x+1/2, हाफ मतलब 0.5, इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए, 0.5 ऐड कर देते हैं, x+1/2 0.5 ऐड कर दीजिए, ठीक। चलिए अब हमको x+1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप बता दीजिए। अगर कोई वैल्यू 4.5 से 5.1, 5 से आगे हो गया, अब कोई वैल्यू 4.5 से यहां से लेकर के 5.1 के बीच में लाई कर रही है, तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, क्योंकि ये इंटरवल आपका 5 को क्रॉस कर गया। तो अगर आप 4.5 से 5 के बीच में रहे होंगे तो 4 बनेगा, बट अगर आप 5 से आगे चले गए होंगे तो 5 बनेगा। तो अब क्या आप इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1/2 की कोई वैल्यू बता सकते हैं? नहीं। अच्छा, तीसरा टर्म में लिखा था 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8, 2x, 9.2। चलिए अब हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x की वैल्यू बताइए। अब कोई वैल्यू अगर 8 से 9 के बीच में होती तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 होता, या 9 से 9.2 होता तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 होता। बट अब ये 8 से लेकर के 9.2 तक जा रहा है, 9 को क्रॉस कर रहा है, तो अब अगेन इसमें फिक्स्ड वैल्यू तो आएगी नहीं, क्योंकि अगर ये 8 से 9 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 8 बनेगा, 9 से आगे चला गया तो 9 बनेगा। तो अब क्या आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x की कोई फिक्स्ड वैल्यू बता सकते हैं? नहीं, ये तो 8 भी आ सकता है, ये 9 भी आ सकता है। सिमिलरली ये आपका 4 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। अब अगर आप याद कीजिए तो जो हमने प्रूफ किया था उसमें जो भी हमने केसेस बनाए थे उसमें हर एक टर्म की हमको एक फिक्स वैल्यू मिल जा रही थी। ये i बन रहा था, या i+1 बन रहा था, या 2i+1 बन गया, या 2i+2, कुछ भी बना, बट एक फिक्स्ड वैल्यू आप हर केस में लिख पाए, ठीक। अगर आप केसेस इस तरह से नहीं बनाएंगे, अगर आप कुछ भी और केसेस बनाएंगे तो फिर आप आगे जाकर के कहीं ना कहीं फंसेंगे,
कहीं ना कहीं ऐसा केस फिर बनने लगेगा जहां पर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं। अब अगर हम मान लीजिए इसकी वैल्यू ही डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, कह पा रहे हैं कि ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, तो हम कैसे इसको प्रूव करें? हम कैसे दिखाएं कि LHS RHS इक्वल आ रहा है? भाई हमको एक फिक्स्ड वैल्यू मिलती ना, हमको इसकी कुछ वैल्यू मिलती, इसकी कुछ वैल्यू मिली, इसकी कुछ, भाई ऐसे ही प्रूफ किया था हमने कि इसकी वैल्यू एक फिक्स्ड आ गई, इसकी एक फिक्स्ड आ गई, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू आ गई, फिर हमने LHS देख लिया, RHS देख लिया, बराबर आ गया। अब अगर इसकी वैल्यू ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो हम कैसे इसको प्रूफ करें? इसलिए जो केसेस बनाए गए वो बहुत सोच करके इंटेलिजेंटली बनाए गए, सच दैट कि उन केसेस में ये जितने टर्म्स हैं इन सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर की हमको एक फिक्स्ड यूनिक वैल्यू मिल गई, तभी हम उसको प्रूफ कर पाए। अगर हम वैसा केस नहीं बनाते, केस कुछ भी और तरीके से बनाते, तो फिर हम फंसते, फिर हम डिसाइड ही नहीं कर पाते, फिर हम इसकी और इसकी वैल्यू ही नहीं बता पाते, और अगर इसकी वैल्यू नहीं बता पाएंगे तो फिर हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम कैसे दिखाएंगे कि LHS RHS बराबर हमको मिल रहा है? तो इसलिए जो केसेस बनाए गए वो बहुत सोच करके ना, बहुत इंटेलिजेंटली केसेस बनाए गए इस तरह से, सच दैट कि हम इसको प्रूफ कर पाए। अगर केसेस वैसे नहीं बनते तो फिर आप इसको प्रूव नहीं कर पाते। ठीक, आई थिंक ये बात क्लियर होगी कि क्यों इस तरह से केसेस बनाए गए, है ना। बेसिक रीजन यही था कि वो केसेस इस तरह से सोचे गए हैं ताकि हर उस केस में हमको इसकी एक फिक्स्ड यूनिक वैल्यू मिले, ताकि हम LHS की एक फिक्स्ड वैल्यू फाइंड कर पाए, RHS की वैल्यू देख पाए, फिर वहां से हम वेरीफाई कर पाए कि भाई LHS RHS बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो अगर हम इसको डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे तो हम प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमको पता ही नहीं इसकी वैल्यू क्या है, हमको पता ही नहीं इसकी वैल्यू क्या है, तो हम कैसे कहें कि ये बराबर होगा कि नहीं होगा? तो नहीं कह सकते ना। बट अगर हमको एक फिक्स्ड वैल्यू सबकी मिल जाती तो हम LHS भी देख सकते थे, RHS, हम लोगों ने ऐसे ही किया, इसी तरह से ही प्रोसीड किया हमने, है ना। हमको सबकी एक फिक्स्ड वैल्यू मिलती चली गई हर टर्म की, एंड सबको हमने फिर LHS RHS सबकी एक फिक्स्ड वैल्यू आ गई, वहां से हमने वेरीफाई कर लिया, वहां से हमने प्रूफ कर दिया कि LHS RHS बराबर आ रहा है। तो केसेस बनाने के पीछे लॉजिक ये है या रीजन ये है कि हम वहां पर एक फिक्स्ड वैल्यू सबकी फाइंड कर पाए। अब क्या चीज हमको यहां से सीखने को मिलती है? हम प्रूफ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? प्रूफ एज सच इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम आंसर लिख सकते हैं। प्रूफ केवल हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं इस वाली चीज के लिए। कहने का मतलब, अगर हमको कहीं पर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, अगर हमको कहीं पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें x प्लस हाफ या 2x जैसा टर्म आ रहा हो, है ना, ध्यान से सुनेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर हमको ऐसा कोई टर्म दिखाई दे जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ ऐसा कुछ दिख रहा हो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x ऐसा हमको क्वेश्चन में दिख रहा हो, और वहां पर अगर हमको ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में केसेस बनाने की जरूरत नहीं हो, क्वेश्चन कुछ और पूछा गया, बट जिन क्वेश्चन में अगर हमको केसेस बनाने की जरूरत हुई, अगर हमको x के लिए केसेस बनाना हुआ, तो फिर केसेस बनाने का तरीका यही होगा। अगर आपको x प्लस हाफ दिखे या 2x जैसी चीज दिखे और आपको x के लिए केसेस बनाना है, तो आपको इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक करके केसेस बनाना होगा। केसेस फिर ऐसे ही रहेंगे, i से i प्लस हाफ, फिर i प्लस हाफ से i प्लस 1, इस तरह से। ठीक, इसी तरीके से सपोज अगर हम n को 3 ले लेते, n को अगर हम 3 लेते, अब ये पूरा प्रोसीड नहीं करेंगे, है ना, क्या करना है वो हम बता देंगे, एंड इसको आप खुद से ट्राई करके देखेंगे। एग्जैक्टली सेम चीज है, सेम प्रोसीजर है। अगर हम n को 3 ले लेते तो ये एक्सप्रेशन होता है ऐसा, थ्री ले लेते तो कहां तक जाते? 3 - 1 2/3 तक, ये आपका लास्ट टर्म हो गया, इधर आ जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, है ना। अब ऑब्वियसली यहां पर भी हमको केसेस बना के प्रोसीड करना होगा। ये i हो गया, ये i प्लस 1 हो गया। ठीक, तो जैसे हम कह रहे हैं कि अगर हमको किसी क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है हाफ प्लस हाफ जैसा टर्म या 2x जैसा दिख रहा है, तो केसेस कैसे बनाएंगे? i से i प्लस 1 को दो पार्ट में ब्रेक करके, है ना, 2x या i प्लस हाफ दिखेगा, हम उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। वैसे ही अगर हमको क्वेश्चन में 1/3, 2/3 या 3x ऐसा टर्म दिखेगा, तो अब हम अपने इंटरवल को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। यहीं पर 1/4, 2/4, 3/4 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x हो जाए, वैसा क्वेश्चन हो, तो अब हम अपने इंटीजर को, इस वाले पूरे इंटरवल को i से i प्लस 1 को 4 पार्ट में ब्रेक करेंगे। बात समझ में?
तो केसेस, इस तरह के क्वेश्चन में केसेस जो बनाने का तरीका है वो चीज इंपॉर्टेंट है ना। कि जैसे अगर हमको यहाँ पर अगर हमको केसेस बनाना होगा तो हम इस इंटरवल को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, i से i प्लस 1/3, फिर i प्लस 1/3 से i प्लस 2/3, फिर i प्लस 2/3 से कहाँ क्लोज कहाँ ओपन, इधर हमेशा क्लोज, अगले वाले में ओपन, मतलब इधर क्लोज से ये ओपन, फिर i प्लस 1/3 इससे क्लोज से i प्लस 2/3 ओपन, फिर i प्लस 2/3 क्लोज्ड से लेकर के i प्लस 1 ओपन, फिर इसमें भी ट्रू आ गया, इसमें भी ट्रू आ गया, इसमें भी ट्रू आ गया, तो फिर से हम कह पाएंगे कि इस पूरे इंटरवल में ओवरऑल मतलब क्लोज्ड i से लेकर के ओपन i प्लस 1 तक पूरे इंटरवल में ट्रू हो गया, और इस पूरे इंटरवल में ट्रू हो गया कहने का मतलब पूरे रियल नंबर के लिए फिर ट्रू हो गया। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, केसेस कैसे बनाना है वो वाली चीज हमको क्लियर होना चाहिए। अब यहीं पर n को अगर हम 4 ले लें, है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/4, फिर 2/4, 3/4 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x। तो अब इसको केस ऐसे ही रहेगा i से i प्लस 1, बट अब कितने पार्ट में या कितने केस बनाएंगे, अब इसको 4 पार्ट में तोड़ेंगे, i से i प्लस 1/4, फिर i प्लस 1/4 से i प्लस 2/4, फिर 2/4 से 3/4, फिर 3/4 से i प्लस 1, इस तरह से। ठीक, तो आई थिंक केस कैसे बनाना है वाली बात भी क्लियर हो गई। ठीक, एंड इसका प्रूफ भी अब क्लियर हो गया, इसको हाफ में ब्रेक करने का लॉजिक भी क्लियर है। यहाँ भी वही चीज है ना कि अगर आप इसको 1/3 ऐसे पार्ट में 1/3 पार्ट में इसको नहीं ब्रेक करेंगे तो फिर से वही होगा, एक फिक्स्ड यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी टर्म्स की, है ना। फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे, इसकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं, इसकी भी 2 वैल्यूज हो सकती हैं, फिर आप LHS RHS बराबर प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। ये जो केसेस बनाने का तरीका बताया गया वो इसीलिए कि अब अगर आप ऐसा केसेस बनाते हैं, अब इसको खुद से करके एक बार देखिएगा, है ना। आपने एक्स का इंटरवल मान लिया, उस इंटरवल में 1/3 जोड़ दीजिएगा तो इसका इंटरवल आएगा, फिर एक बार 2/3 जोड़ दीजिएगा, इसका इंटरवल आएगा, फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दीजिएगा, LHS RHS जैसे यहाँ कर रहे थे सेम, है ना। इसलिए हम दोबारा नहीं बता रहे, एग्जैक्टली सेम चीज है। केसेस बनाने के पीछे अगेन रीजन वही है कि आप कोई भी इंटरवल लेंगे तो अब आपको हर एक टर्म की एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाएगी, तो आप LHS भी देख पाएंगे, RHS भी देख पाएंगे, फिर आप कह पाएंगे कि बराबर है या नहीं है ना। जो भी चीज है बराबर आएगा ही, ये ट्रू होगा हर जगह, है ना। 3 के लिए भी आप देखेंगे हर केसेस में ये आपका होल्ड करेगा, तीनों इंटरवल में ट्रू आएगा तो ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक अब केस बनाने वाली चीज भी क्लियर हो गई है। तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, एंड देन इसको फिर आज हम लोग अब फिनिश करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला पार्ट। स्मॉल n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस 1 होल बाय 2, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस 2 होल बाय 4, n प्लस 4, है ना। पैटर्न आप देख सकते हैं ना, n प्लस 1 बाय 2 हर टर्म में से 2 मल्टीप्लाई होता जाए, 1 into 2, फिर 2 into 2, फिर 2 into 2, है ना, इस तरह से 4 into 2,
कि 2 है, फिर इंटू 2 हो गया 4, फिर इंटू 2 8, इंटू 2 16 एंड सो ऑन। एंड ऐसे कितने टर्म्स हैं, तो ये सीरीज ये जा रही है इन्फानाइट तक, है ना, मतलब ये ऐसे चलता चला जाएगा अप टिल इन्फानाइट। तो अब हमको 4 ऑप्शंस दिए कि इसकी वैल्यू n आएगी या n-1 या n+1 इस तरह से, ठीक। एंड इस क्वेश्चन के लिए हम हिंट दे देते हैं कि अभी जो हम लोगों ने प्रूफ किया था, है ना, ये जो एक्सप्रेशन जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी पर ही बेस्ड है, बट उसमें से भी कौन सा वाला फॉर्म आपको यूज करना है, आपको ये वाला फॉर्म यूज करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। ये वाला फॉर्म, मतलब जो हम लोगों ने जनरल लिखा था उसमें n को जब उन्होंने 2 लिया था तो ऐसा एक्सप्रेशन बना था, तो ये वाली चीज पर ही बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। मतलब आपको यहां से इसको हेल्प लेना है, इस वाले एक्सप्रेशन से आपको इसको हेल्प लेना है, ठीक। चलिए एक बार ट्राई करिए, खुद से एक बार ट्राई करिए। मैंने हिंट दे दिया कि इस पर बेस्ड है, यहां से हमको इसका हिंट मिलेगा। थोड़ा सा एक बार ट्राई करिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसको बताते हैं, ठीक है। एक बार खुद से सोचिए क्या होना चाहिए, ठीक। चलिए तो इसको देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, n/2 प्लस 1/2, है ना। इसको आप लिख सकते हैं n/4 प्लस 2/4, दैट इज अगेन 1/2। फिर ये हो जाएगा n/8 प्लस 4/8 विच इज अगेन 1/2 प्लस n/16 plus 8/16 which is again 1/2 and this will go up till infinite, ठीक। अब मैंने ये चीज बोला कि हम लोग इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं। जो हम लोग का एक्सप्रेशन था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, इससे हम लोग हेल्प लेंगे। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x वाला जो टर्म है ये वाला टर्म इसको उधर ले जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सही लिखा है, देख लीजिए। अब क्या है, यहां पर जितने टर्म्स हैं सब कुछ इसी फॉर्म में है, सब में समथिंग सम क्वांटिटी। इसको थोड़ी देर के लिए x कह दीजिए तो x प्लस हाफ, इसको x कह दीजिए तो x प्लस हाफ, इसको x मान लेंगे तो x प्लस हाफ। यहाँ पे जितने टर्म्स हैं सब इसी फॉर्म में, कुछ x प्लस हाफ जैसे फॉर्म में नहीं भाई। यहाँ पर सबका, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए तो ये x प्लस हाफ हो गया, ये x प्लस हाफ, x प्लस हाफ, सारे के सारे टर्म्स इसी फॉर्मेट में दिख रहा है। तो अब क्या करते हैं, इसको यूज करके इसको यूज कर लेते हैं। कहने का मतलब, अब देखिए अगर हम इसको x कह दें, n/2 को x कह दें, ठीक, केवल पहले टर्म की बात कर, इसको थोड़ी देर के लिए कुछ x कह दें तो x प्लस हाफ, यहां से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, पहला टर्म लिख रहे हैं केवल, इसको अगर हमने x माना तो 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू n/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको x कह रहे हैं। सही है, क्लियर हो ये चीज, ठीक। अगर इसको x कह देते हैं तो x प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x। अब इसको आप x कह दीजिए इसको, ठीक। तो अगला वाला हम प्लस करते जा रहे हैं, एक के नीचे कैसे लिखेंगे, इसको x कह देते हो, x प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये x हो गया फॉर्मूले में, देखिए वहां से, तो आप कैसे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, ये आपका x है, तो 2 इंटू n/4 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फिर एक टर्म और लिखते हैं, अगला वाला n/8, इसको x मान लीजिए, x प्लस हाफ कैसा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, प्लस n/16 प्लस हाफ, ठीक। तो अगेन यहां पर n/16 इसको x मान लिया जाए,
ये x हो गया, तो x प्लस हाफ, सेम वही फॉर्मूला, हर टर्म में सेम वही काम कर रहे हैं, क्लियर होना चाहिए। तो हो जाएगा 2 इंटू n बाई 16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई 16, ऐसा। और ये चलता चला जाएगा इन्फिनाइट तक, है ना, क्योंकि तो इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो ऐसे ही इन्फिनाइट तक चलता चला जाएगा। अब क्या होगा, 2 इंटू n बाई 4 हो गया n बाई 2, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये आपका हो गया n बाई 2, ठीक, और ये भी n बाई 2, सेम टर्म बना, बट यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया बाय माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई 2 एंड प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई 2, तो कैंसिल आउट हो गया नहीं। अच्छा, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई 4, ये देखिए 2 इंटू n बाई 2, ये प्लस साइन के साथ बना है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई 4, तो ये माइनस और ये प्लस, ये सेम टर्म बन रहा है, कैंसिल आउट। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, ये 1 बाय n बाई 16 है, यहाँ पर 2 इंटू n बाई 16 मतलब n बाई 8 हो गया, तो यहाँ पे प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई 8 है, और यहाँ पे माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई 8। तो अब क्या हो रहा है, आपने हर टर्म को ऐसे लिखा, स्प्लिट करना, मतलब इसको फॉर्मूले से ऐसे दो टर्म्स बने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हर टर्म को हमने ऐसे लिखा, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे स्प्लिट होता चला गया फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले एक्सप्रेशन से, है ना, हर टर्म को हमने इस तरह से लिखा। तो क्या हो रहा है, किसी भी टर्म का जो नेगेटिव वाला पार्ट बन रहा है फॉर्मूले का, वो अगले वाले के पॉजिटिव वाले के साथ कैंसिल आउट होता चला जा रहा है। ऐसे तो लग रहा है कि भाई इसको जब हमने स्प्लिट किया ऐसे फॉर्मूले से, जब हमने इसको ऐसे लिखा, तो इसमें जो नेगेटिव वाला टर्म आया वो अगले वाले के पॉजिटिव वाले के साथ कैंसिल आउट हो गया, फिर इसका जो नेगेटिव वाला था वो इसके अगले वाले के पॉजिटिव वाले के साथ कैंसिल आउट हो गया, फिर इसका जो नेगेटिव वाला टर्म बना वो इसके अगले वाले के पॉजिटिव, तो ये ऐसे कैंसिल। अब क्योंकि ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो ये तो सारे टर्म्स आपस में ऐसे कैंसिल आउट होते चले जाएंगे आफ्टर इन्फिनाइट, इसमें तो कोई टर्म बचेगा ही नहीं, ये तो इन्फिनाइट तक जा रहा है ना, तब ये हर टर्म अगले वाले के साथ ऐसे कैंसिल आउट होता चला जाएगा, तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो सारे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गए, केवल क्या बचा, 2 इंटू n बाय 2, ऐसा, ठीक। तो 2 इंटू n बाय 2 क्या हो गया, n हो गया, n का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, n का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, n तो आपका क्या था, नेचुरल नंबर है, तो n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, भाई नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर हो गया, और किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद ही बनेगा, तो यहाँ पे जो n आएगा, ये बात देख लीजिए एक बार, यहाँ पे n बना, कैंसिल आउट हो गया, तो n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, n इंटीजर है, नेचुरल नंबर है मतलब इंटीजर है, किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद ही बनेगा, तो n का ग्रेटेस्ट इंटीजर n ही आ जाएगा, मतलब ये सिंप्लीफाई करने पर फाइनली n आ जाएगा, ठीक। इसको एक बार फिर से हम बोल देते हैं, एक बार वापस से सुन लीजिए क्या किया गया है। ये हमको पता ही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने इसी को रीअरेंज कर दिया, इसको उधर ले गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ को ऐसे लिख दिया। क्वेश्चन में जितने टर्म्स थे उसको हम देख सकते थे, वो कुछ x प्लस हाफ ऐसी फॉर्म में थे, इसको x प्लस हाफ कह सकते हैं, x प्लस हाफ। तो क्वेश्चन में जितने टर्म्स थे सबको इसी फॉर्मूले से हमने स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसे लिखते चले गए, ठीक। फिर हमने देखा कि इसमें जो भी नेगेटिव टर्म बन रहा है वो अगले वाले के पॉजिटिव वाले टर्म के साथ ऐसे कैंसिल आउट होता चला जा रहा है। तो क्योंकि ये इन्फिनाइट तक ऐसे जा रहा है, तो ये सारे के सारे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, केवल हमको ये एक टर्म बचेगा, ये टर्म हो गया n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, n खुद नेचुरल नंबर है मतलब इंटीजर है, किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद ही बनेगा, तो n का ग्रेटेस्ट इंटीजर n ही आएगा, ठीक है, क्लियर हो। अच्छा, कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि ये जो टर्म ऐसे कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये एंड तक, क्योंकि ये है ना, क्योंकि इन्फिनाइट तक सोचना मुश्किल है कि इन्फिनाइट तक जा रहा है तो कैसे कैंसिल आउट होगा। किसी को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर शायद कुछ भी कैंसिल आउट होगा तो लास्ट में एक टर्म बचेगा, है ना, ऐसा लग सकता है किसी को, तो उसको भी एक बार हम क्लैरिफाई कर देते हैं, उसको भी देख लीजिए। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में तो ऐसे इन्फिनाइट रख दिया है, मान लीजिए ये इन्फिनाइट तक नहीं जाता, ठीक। मान लीजिए किसी स्पेसिफिक 10 टर्म होते, इसमें 50 टर्म होते, 100 टर्म होते, इन्फिनाइट तक नहीं जाता, ठीक। तो इसका पैटर्न एक बार ऑब्जर्व करिए, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसके टर्म बाकी कैंसिल आउट कैसे होकर के केवल ये बच रहा है। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो उसको देख लीजिए एक बार, ठीक। पैटर्न हमको दिख रहा है,
तो मान लीजिए इसमें इन्फिनाइट टर्म्स नहीं होते, ऐसे कुछ जनरल मान लीजिए ऐसे टर्म दिया, जैसे पैटर्न कैसे देख रहे हैं, ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है। तो मान लीजिए इसमें कुछ k टर्म्स होते तो डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर k आता। भाई पैटर्न तो हमको समझ आ रहा है ना, पहले टर्म में 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। तो अगर k नंबर ऑफ टर्म्स होते तो 2 का पावर k होता। और यहाँ पर जो भी उससे एक पावर कम यहाँ है, मतलब ये 16, ये 2 का पावर 4 है तो 2 क्यूब है, 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 1 है। तो यहाँ पर अगर 2 का पावर k है तो न्यूमरेटर में 2 का पावर k - 1 ऐसा होता। ठीक, तो इसको भी जब हम अगले स्टेप में ऐसे लिख रहे थे तो ये n अपॉन 2 का पावर k प्लस हाफ ऐसे बनता। ठीक, तो अब जब हम इसको लिखना स्टार्ट करते तो क्या होता कि चलिए ऐसे टर्म्स बनते। इसके बाद हम सीधे लास्ट वाला टर्म लिख रहे हैं। लास्ट वाले टर्म को भी जब हम स्प्लिट करते तो ये हमारा x हो जाता, ये x प्लस हाफ है ना। तो बनता इस तरह से लास्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ विजिबल है। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इंटू n अपॉन 2 टू द पावर k, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। इसके बाद और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ये पहले दूसरा तीसरा टर्म लिखा है, देन एंड सो ऑन। सीधे अब लास्ट टर्म लिख रहे हैं। फिर इसके बाद माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन 2 टू द पावर k। ठीक है, अब हमको पता है कि हर टर्म में जो नेगेटिव वाला है वो उसके अगले के पॉजिटिव वाले के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसके पहले भी कोई टर्म रहा होगा, ठीक, उसमें कुछ नेगेटिव वाला आया होगा और वो नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले के साथ कैंसिल आउट हुआ होगा। ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो रहा है ना, हर का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव वाले के साथ, किसी भी टर्म का नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव वाले के साथ, इसका नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव वाले के साथ। तो इसके भी जो जस्ट पहले टर्म बना होगा उसका नेगेटिव वाला इस वाले के पॉजिटिव वाले के साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो हमको एक टर्म लास्ट में दिखता है ऐसे बचता हुआ, है ना। मान लीजिए इनफिनाइट तक नहीं जाता, ऐसे कुछ k नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होते तो इसका आंसर आप कहते हैं कि अभी तो इसमें के लिए नहीं बचा, अभी तो इसमें ये भी टर्म बच रहा है। तो ये हो जाता, ये तो आपका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इंटू n/2 मतलब n, एंड माइनस साइन के साथ लास्ट में एक और टर्म बचा n अपॉन 2 टू द पावर k। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या था, जैसे अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि k नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक, हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि कैसे, है ना, कि कैसे सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, क्यों केवल एक ही टर्म बच रहा है जब हम इनफिनाइट की बात कर रहे हैं। तो उसको हम इस बार इससे एक्सप्लेन करते हैं कि मान लीजिए अगर इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होते, केवल कुछ k नंबर ऑफ टर्म्स होते, ठीक, तो कैसा बनता। तो बाकी सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। k नंबर ऑफ टर्म्स होते तो लास्ट टर्म पैटर्न देख करके हमको समझ में आ गया, इसको हमने सबको ऐसे डिवाइड करके ऐसे लिख दिया था, इसको भी हमने फॉर्मूले से स्प्लिट कर दिया ऐसे, एंड अगेन इसका भी पॉजिटिव वाला पार्ट इसके पहले लेके नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट हो चुका होगा। तो ओवरऑल अब देखेंगे तो आपको दो टर्म दिखाई देंगे, पहले में ये वाला टर्म एंड लास्ट में एक ये वाला टर्म बचा होगा। ठीक, यहां तक की बात क्लियर होगी। ये अब जब आप कह रहे हैं कि नहीं k नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने k नंबर ऑफ टर्म्स माना है ना। ठीक, अब इसी k को ले चलते हैं इनफिनाइट की तरफ। भाई k को बढ़ाते जाए, भाई k नंबर ऑफ टर्म्स हैं, k को हमने 50 लिया, फिर हमने k को 100 कर दिया, फिर हमने 100 कर दिया, 1000 कर दिया, बढ़ाते चले जाए। तो k को अब ले चलते हैं टुवर्ड्स इनफिनाइट। तो अब यही क्वेश्चन हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो बन जाएगा। भाई इसी में अगर k इनफिनाइट को टेंड करने लगे, k क्या डिनोट कर रहा है, मतलब बेसिकली हमने k को क्या माना है, तो हमने माना है कि अभी इसमें k नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक, तो k को जब इनफिनाइट की तरफ ले जाएंगे तो बेसिकली वही हो जाएगा कि इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा, एंड वही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ठीक, तो हम बोलेंगे चलिए अब k को इनफिनाइट की तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा। तो अब जब k इनफिनाइट की तरफ जाएगा, इफ k इज, इसको हम लोग पढ़ते हैं टेंडिंग टूवर्ड्स या टेंड्स टू, है ना। अभी आगे चल के एक चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग लिमिट्स करके, उसमें देखते हैं इस तरह से, बट अभी के लिए बस याद रखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं टेंड्स टू, k टेंड्स टू इनफिनाइट या k इज टेंडिंग टू इनफिनाइट, ऐसा ये सिंबल हो गया। अब अगर हम k को इनफिनाइट की तरफ ले जाएंगे, अभी तक हमारा आंसर ये आया, अगर हमने k नंबर ऑफ टर्म्स माने तो हमारा आंसर ये है। अब हम बोल रहे हैं कि k को इनफिनाइट ले जा रहे हैं तो क्या होगा। अब सोचिए k अगर इनफिनाइट जा रहा है, यहां देखिएगा इस वाले टर्म को, ग्रेटेस्ट इंटीजर n हो गया आपका माइनस ये वाला टर्म, आप 2 का पावर बढ़ाते जाइए। तो जैसे जैसे आप 2 का पावर बढ़ाएंगे, क्या वो वैल्यू बढ़ेगी,
बढ़ेगी भाई। 2 का पावर 2 4 आएगा, क्यूब करेंगे 8 आएगा, 4 करेंगे 16 आएगा, 5 करेंगे 32 आएगा। तो जैसे जैसे 2 का पावर बढ़ाएंगे वैल्यू बढ़ेगा। अब अगर आप कह रहे हैं k को हम इन्फिनाइट कर दिए हैं तो पावर इन्फिनाइट हो गया। तो सोचिए 2 का पावर इन्फिनाइट तो खुद ओवरऑल एक बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ये खुद भी टेंड करने लगेगा इन्फिनाइट को। तो अगर इफ k इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनाइट, दिस इंप्लाइज दैट 2 to the power k is also tending towards infinite। भाई अगर ये k ही कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो गया तो 2 to the power k भी तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगा ना। मतलब k को अगर आपने 1000 कर दिया, मान लीजिए थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो 2 to the power 1000 ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो k अगर खुद इन्फिनाइट है तो 2 to the power k तो और बहुत बड़ी वैल्यू होगी, ये भी तो इन्फिनाइट को ही टेंड करेगी फिर। ठीक, अब सोचिए कि कोई डिनोमिनेटर है ऐसा है ना, कोई एक टर्म है डिनोमिनेटर में जो कि बहुत बड़ा हो गया, जो कि इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है। तो हम लोगों ने रेसिप्रोकल वाली चीजें पढ़ी है, हम लोग समझते हैं कि अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा, इन्फिनाइट को टेंड करने लगेगा, तो ये पूरी वैल्यू किसको टेंड करेगी? जीरो को। भाई अगर डिनोमिनेटर आप बहुत बड़ा करते चले जाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू बहुत छोटी होती चली जाएगी ना। तो आप ये कह सकते हैं कि अब इस केस में अगर ऐसा है तो फिर n अपॉन 2 to the power k ये किसको टेंड करने लगेगा? जीरो को टेंड करेगा। भाई अगर हम डिनोमिनेटर बहुत बड़ा करते जाएंगे तो वैल्यू छोटी होती जाएगी, तो क्लियर होना चाहिए, सिंपल चीज है। तो अब अगर ये इन्फिनाइट को जा रहा है, k इन्फिनाइट हो रहा है तो 2 का पावर k इन्फिनाइट हो रहा है, 2 का पावर k इन्फिनाइट हो रहा है तो n अपॉन 2 का पावर k बेसिकली जीरो हो रहा है। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए कि ये ओवरऑल जीरो तो हो रहा है, छोटी वैल्यू तो बन रहा है, बट पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? तो 2 का पावर कुछ भी रेस करेंगे पॉजिटिव रहेगा ना। पॉजिटिव नंबर का कुछ भी पावर आप रेस करते हैं तो पॉजिटिव ही रहता है। पॉजिटिव नंबर का कुछ भी पावर रेस करने पे नेगेटिव आएगा क्या? भाई 2 का पावर आपने कहा 3 तो 8 हो गया, 2 का पावर -3 तो 1/8 हो गया, पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। और n क्वेश्चन में दिया था नेचुरल नंबर है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो गई? पॉजिटिव, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी पॉजिटिव है एंड ओवरऑल क्वांटिटी बहुत छोटी है, जीरो के बहुत क्लोज है, जीरो को टेंड कर रही है। इतना एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए। हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि k नंबर, इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, k नंबर ऑफ टर्म्स है। k नंबर ऑफ टर्म्स हो गए तो लास्ट टर्म ऐसा हो गया, जिसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसी फॉर्मूले से जैसे हम सबको लिख रहे थे, लास्ट वाले टर्म को भी हमने लिख दिया, सारे टर्म्स कैंसिल आउट कर दिए। फर्स्ट टर्म का पॉजिटिव वाला पार्ट एंड लास्ट टर्म का नेगेटिव वाला पार्ट बचेगा, इतना। फिर हमने बोला कि k नंबर ऑफ टर्म्स हमने माना था, बट अगर k इन्फिनाइट हो गया, मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते, जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, तो क्या होगा? तो k अगर इन्फिनाइट हुआ तो 2 का पावर k ये भी इन्फिनाइट हो गया, 2 का पावर k इन्फिनाइट हो गया तो ये रेशियो आपका जीरो को टेंड करेगा। भाई डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ओवरऑल वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो ये वैल्यू जीरो को टेंड करेगी। साथ ही साथ ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो पॉजिटिव। n नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है, 2 का पावर k पॉजिटिव नंबर का कुछ भी पावर रेस करेंगे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब अगर हम इस वैल्यू की बात करें, इसको देखिए, n अपॉन 2 to the power k, इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये आपका जीरो है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक, पॉजिटिव है मतलब जीरो से आगे, ये बात हमको क्लियर होगी। नेगेटिव होगा तो जीरो के पीछे होगी, ये पॉजिटिव है तो ये जीरो से आगे वैल्यू है, मतलब ये इधर कहीं लाई करेगी। साथ ही साथ जीरो के बहुत क्लोज है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, जीरो के बहुत क्लोज है और पॉजिटिव है। जीरो के बहुत क्लोज होती है और अगर नेगेटिव होती तो हम इसको जीरो के पीछे बनाते हैं, नेगेटिव साइड में, बट ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और जीरो के बहुत पास है। अब इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ लिया गया है। अब आप सोचिए कि कोई एक वैल्यू है जो कि जीरो से थोड़ी सी बड़ी है, ठीक, तो मतलब जीरो और 1 के बीच में होगी ना। अगर कोई वैल्यू जीरो के बहुत पास है और पॉजिटिव है, मतलब जीरो से थोड़ी सी बड़ी है, जीरो से थोड़ी सी बड़ी का मतलब क्या होगा कि जीरो और 1 के बीच में। तो कोई वैल्यू अगर जीरो और 1 के बीच में है तो फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? कोई वैल्यू अगर जीरो और 1 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा? जीरो बनेगा। तो अगर k इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है तो फाइनल जो आंसर हुआ वो आंसर हमारा ऐसा हो गया, n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n हो गया और ये वाला टर्म हमारा बेसिकली जीरो बन गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ n-0 यानी कि n, है ना।
तो बेसिकली अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो जो लास्ट वाला टर्म भी अगर आप सोच रहे हैं तो वो बेसिकली इतना छोटा हो चुका होगा कि उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर हो? तो अब मेरे ख्याल से अब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थे तो बेसिकली जो लास्ट वाला टर्म है वो बेसिकली आपका 0 हो चुका है ना, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, तो बेसिकली यही एक वैल्यू बचेगी एंड इसकी वजह से आंसर हमको मिल गया था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n विच इज n, है ना। बट अगर नहीं भी क्लियर था तो अब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हम कह रहे थे कि बाकी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल यही एक टर्म बचेगा, उसका रीजन भी अब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर, है ना, कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर इनफाइनाइट अगर है तो एंड वाला टर्म जो बेसिकली आप सोच रहे हैं उसके साथ क्या हो रहा होगा ये आपको अब क्लियर होना चाहिए। k इनफाइनाइट तो 2 का पावर k इनफाइनाइट, तो ये आपकी बहुत छोटी वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू, एंड पॉजिटिव बहुत छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो ये बेसिकली 0 हो चुका है, केवल ये बचेगा, तो आंसर आएगा आपका n। ठीक, तो चलिए फिर आज का डिस्कशन अब हम लोग इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए अभी सबको। इसको एक बार अगेन ये वाला पार्ट अच्छे से देख लेंगे अगर नहीं क्लियर है तो, एंड स्टिल अगर कुछ डाउट होगा तो फिर हम लोग जब हम लोग की डिस्कशन क्लास होगी उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर पर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ लॉगरिथम। ठीक है, चलिए, थैंक यू।